चंबलपुर की ऊंची नीची घाटियों में बसे गांव रतनपुर में सूरज ढलने का मतलब सिर्फ रात का आना नहीं था, बल्कि मौत के साए का गहरा हो जाना था। जब सूरज की आखिरी किरण पहाड़ों के नीचे छुपती है तो लोग अपने घरों के दरवाजे ऐसे बंद करते हैं जैसे वो लकड़ी के दरवाजे इन्हें महफूज रखेंगे। इस गांव का निजाम ठाकुर गजेंद्र सिंह के हाथ में था, जिसकी हवेली पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर थी। ठाकुर जितना अमीर था उससे कहीं ज्यादा जालिम भी था, लेकिन आज ठाकुर के चेहरे पर वो पहली वाली घबराहट नहीं थी। उसने हवेली के बरामदे में खड़े पहरेदारों को जोर से आवाज दी, शेरा ओ शेरा, कहाँ मर गए सब के सब? दिए जलाओ और दरवाजों पर पहरा दुगना कर दो, आज अमावस की रात है। शेरा जो घबराते हुए आया, सरकार सब तैयार है, लेकिन गांव में चर्चा है कि जंगल की तरफ से मिट्टी की अजीब महक आ रही है। बूढ़े काका कह रहे थे कि सरताज निकल चुका है। फिर ठाकुर ने गुस्से में गिलास जमीन पे पटकते हुए कहा, चुप कर, वो मिट्टी में मिल चुका है। 50 साल पहले मेरे दादा ने उसकी गर्दन काट कर इसी चौराहे पर लटका दी थी। शेरा घबराते हुए बोला, लेकिन सरकार, लोग तो कहते हैं कि उसकी गर्दन कटी थी, पर उसका साया आज भी अपनी तलवार ढूंढ रहा है। अभी शेरा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक हवा का एक सर्दी भरा झोंका हवेली के बड़े पर्दों को चीरकर अंदर दाखिल हुआ। मिसालें जो दीवारों पर रोशन थी अचानक नीली पड़ गईं। तभी एक भारी और फटी हुई आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, गजेंद्र। तभी ठाकुर थरथराने लगा। उसने अपनी बंदूक उठाई और अंधेरे की तरफ निशाना साधा। कौन है? सामने आओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। फिर अंधेरे से एक शख्स नमूदार हुआ। उसका कद तकरीबन 7 फुट था। तन पर फटे हुए पुराने डाकुओं वाले कपड़े, कंधे पर पुरानी बंदूक और चेहरे पर मिट्टी और खून से सना हुआ खौफनाक मखौटा। फिर सरताज डाकू बोला, गोली लोहे की होती है ठाकुर, और साया मिट्टी का। आज की रात तुम्हारी हवेली में आखिरी रात होगी। हवेली के दरबार में सन्नाटा ऐसा था कि ठाकुर की तेज सांसें भी दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। सरताज डाकू का वो मिट्टी से सना हुआ मखौटा अंधेरे में चमक रहा था। ठाकुर लड़सती आवाज में बोला, तू जिंदा नहीं हो सकता। मेरे दादा ने अपने हाथों से तुझे गोली मारी थी। तू कोई भूत है। सरताज डाकू बोला, भूत इंसान बनता है ठाकुर, लेकिन जो ना इंसाफी तुम्हारे खानदान ने की थी उसने मुझे साया बना दिया। याद करो वो रात। 50 साल पहले चंबल की इन्हीं घाटियों में सरताज एक मामूली किसान था, लेकिन वो गैरतमंद था। उस वक्त के ठाकुर ने गांव की बेटियों की इज्जत और किसानों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया तो सरताज ने बंदूक उठा ली। वो डाकू नहीं बल्कि एक बागी बन गया था। लेकिन एक अमावस की रात जब सरताज अपने बच्चों के लिए दवा लेने जा रहा था तो ठाकुर ने धोखे से उसे घेरा और बीच चौराहे में उसकी गर्दन काट दी। लोग कहते हैं कि उस रात अचानक मिट्टी का एक तूफान उठा और सरताज की लाश उस तूफान में कहीं गायब हो गई। सरताज डाकू ने अपनी पुरानी जंग आलूदा तलवार ठाकुर की गर्दन पर रखी और बोला, आज वही अमावस है, वही मिट्टी है, और आज तेरा खानदान खत्म होगा। तभी बाहर से पहरेदारों के भागने की आवाजें आईं। भूत भूत आया की चीखें हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। अचानक हवेली की छत से मिट्टी गिरने लगी, जैसे पूरी इमारत सरताज डाकू के गुस्से से कांप रही हो। फिर ठाकुर डरते हुए बोला, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, सोना, चांदी, जमीन, बस मुझे छोड़ दो। सरताज डाकू जोर से हंसने लगा, मुझे सोना नहीं, मुझे सुकून चाहिए, जो सिर्फ तुम्हारे खून से ही मिलेगा। इसी बीच हवेली के कोने में एक 10 साल का बच्चा सूरज ये सब देख रहा था। वो ठाकुर का पोता था। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन वो सरताज डाकू को देखकर भागा नहीं। सरताज डाकू की नजर उस बच्चे पर पड़ी। तलवार रुक गई। उसने मकोटे के पीछे से बच्चे को देखा। बच्चे ने कांपते हुए हाथों से एक पुरानी मिट्टी की गुड़िया सरताज डाकू की तरफ की और कहने लगा, क्या आप मेरे दादाजी को मार देंगे? सरताज डाकू खामोश हो गया। उसकी सांसें लेने की आवाज भारी हो गई। वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे 50 साल पहले सरताज डाकू का अपना बेटा था। सरताज डाकू की तलवार ठाकुर की गर्दन पर थरथरा रही थी। सूरज, ठाकुर का पोता, बीच में खड़ा अपनी मिट्टी की गुड़िया लिए सरताज डाकू को देख रहा था। उस मासूम बच्चे की आंखों में वही चमक थी जो बरसों पहले सरताज ने अपने बेटे की आंखों में देखी थी। वो बेटा जो उसकी मौत के बाद भूख और डर से दम तोड़ गया था।
सरताज डाकू अपनी भारी और फटी हुई आवाज में बोला, इस बच्चे की आंखें ये बिल्कुल उस जैसी हैं ठाकुर। तूने सिर्फ मुझे नहीं मारा, तूने एक पूरी नस्ल का सुकून छीना था। ठाकुर, जो अब तक मौत के डर से कांप रहा था, उसने मौका देखा और अपने तख्त के नीचे से छुपी हुई बंदूक निकाल ली और फिर गरजती हुई आवाज में बोला, सरताज डाकू, मरता नहीं है ना तू? देखते हैं ये गोली तेरा क्या हाल करती है। गोली चली, लेकिन सरताज डाकू को लगने की बजाय वो पीछे दीवार से टकराकर वापस आई और सीधा ठाकुर के अपने सीने में जा लगी। ठाकुर अपनी ही चालाकी का शिकार हो गया। वो तड़पते हुए जमीन पर गिरा। सरताज ने उस बच्चे को देखा और अपनी तलवार नीचे कर ली। इस गुनाह का सिलसिला यहाँ रुकना चाहिए। मैं सुकून का बदला मासूमियत से नहीं लूंगा। सुबह की पहली किरण ने जब हवेली की दीवारों को छुआ तो वहां ना सरताज डाकू था और ना कोई भूत। पुलिस और गांव वाले जब अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा ठाकुर की लाश के पास वही पुराना मिट्टी का मकोटा गिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में एक बूढ़ा शख्स, जो कि सरताज डाकू का पोता था, वो खांसी से बेहाल बैठा था। उसके पास वही पुरानी डाकुओं वाली कमीज रखी थी जिस पर ताज़ा खून के धब्बे थे। इंस्पेक्टर, तो तुम हो वो साया, तुमने ही ये सब किया। वो बूढ़ा कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोला, साहब, भूत कोई नहीं होता, बस जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो मिट्टी खुद बोलने लगती है। मैंने अपने दादा का मकोटा पहना ताकि मैं इन जालिमों को उनका खौफ याद दिलाऊं। आज मेरी मिट्टी का कर्ज उतर गया है। बूढ़े ने वही मिट्टी की गुड़िया जो सूरज ने उसे दी थी इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाई और अपनी आखिरी सांस ली। सरताज डाकू का साया हमेशा के लिए सुकून पा गया था। उम्मीद है कि आपको साय वाले डाकू की ये दास्तां और पुरअसरार कहानी पसंद आई होगी। तो फौरन इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खौफनाक दास्तां का मजा ले सकें। और मजीद ऐसी हॉरर और ड्रामा स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे।